अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और नाजरीन, आज स्पॉटलाइट है इस्लामाबाद की सियासत पर, यानी वफाक की सियासत पर। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शंस के बाद जो तनाव है और सियासी तनाव है वो कुछ कम हो जाएगा, मगर अब तज्ज़िया नगार ये कह रहे हैं कि अगर इस हुकूमत को मुस्तहकम होना है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब और वफाक की काबीना में शमूलियत इख्तियार करनी होगी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जून के बजट के बाद काबीना में शमूलियत इख्तियार करने जा रही है? यही सवाल करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, कई बार वफाकी वज़ीर और साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब खुर्शीद शाह साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़े अरसे के बाद आप टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। अब बजट आने वाला है और ये क्या सा रायां हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में और वफाक में काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। मुनीज़ा, असल में ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। अगर इस फैसले को चेंज करना पड़ा तो हमें जाना पड़ेगा पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी में। फ़िलहाल इस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कैबिनेट में जाएं। हाँ, इस पर डिस्कस होती है, डिस्कस होनी चाहिए कि हम पार्लियामेंट में उनके साथ हैं, मगर हम पॉजिटिवली उनके साथ हैं कि कोई मुश्किलात हो या कोई कानूनी आइनी पेचीदगियाँ हो को हम उसमें एज ए न्यूट्रल रोल अदा करके ऐसा कानून बनाएं, ऐसा आइन का हिस्सा बनाएं जिससे बेहतरी हो, जिससे ये न लगे कि ये हुकूमत ने बनाया है। तो इसमें एक ये पॉजिटिव बात है कि बग़ैर किसी ओहदों के आप मिनिस्ट्री कैबिनेट के आप बैठें और हुकूमत की मदद करें और पॉजिटिवली मदद करें। जो मैं आपकी बात से समझी हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनिस्ट्रीज शायद ना ले मगर हुकूमत की मदद करे। कर रही है, जो अच्छी बात होगी बिल्कुल हम मदद करेंगे। बजट में जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें लेके आएंगे उन्हें मदद करेंगे। हमसे पूछेंगे कि हम उनको बेहतर तजावीज़ दे सकते हैं। जो कमिटमेंट पब्लिक से की है उस पर हम कोशिश करेंगे कि अमल हो। तो मिनिस्ट्रीज आप नहीं ले रहे? या अभी तक कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि आप मिनिस्ट्रीज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ये फैसला होगा पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में। अगर पार्टी लीडरशिप कहती है कि क्या करना चाहिए तो पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, फिर रिवर्स फैसला हो सकता है कि जाना चाहिए। सियासी सूरत हाल की ज़रूरत है, हमें भी हिस्सा बनना चाहिए, तो वो फैसला पार्टी करेगी। आप एक अहम रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक अहम रुकन है CEC के, आप क्या राय देंगे? देखें, मैं अपनी राय तो यहाँ नहीं दे सकता, मगर ये है कि CEC के मेंबर चाहे मैं आम हूँ या ना हूँ, सारे बराबर होते हैं। सबकी राय की एक इज़्ज़त होती है। तो जो राय मुत्तफ़िका बनेगी वो हमारी भी बनेगी। अपनी राय ज़रूर देंगे, बेहतर राय देंगे। ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो नहीं चाहते थे कि काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे हिस्सा बने, दुरुस्त? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है। अच्छा, क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनिस्ट्रीज़ ना ले मगर जो कमिटीज़ बनने जा रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर एक अहम किरदार या एक अहम रोल अदा करें? बिल्कुल उस पर है, हम बिल्कुल लेंगे, पार्टी कमेटियाँ लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे बेहतर से बेहतर रोल अदा करें, पॉजिटिवली रोल अदा करें, हुकूमत को स्ट्रेट लाइन पे लेके आएँ। कमेटीज़ मुकम्मल तब पार्लियामेंट होती है जब स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है। अनफॉर्चुनेटली अब तक बनी नहीं है। कोशिश है कि इस बजट सेशन के अंदर कमेटियाँ बनाई जाएँ, उससे पहले एक दिन पहले इलेक्शन हो जाए और कमेटियाँ बन जाए। यही मैं आपसे पूछ रही थी, आप तो एक बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं, पार्लियामेंट में बड़ा आपने अरसा गुजारा है, हुकूमत बन जाती है और मतलब आप देखिए कि कई महीने हो गए हैं और पार्लियामानी कमेटीज़ क्यों नहीं बन पाई? आप बिल्कुल सही कहती हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लास्ट सेशन में हमारा दबाव था पीपल्स पार्टी का कि इस मरतबा इस सेशन में बनाई जाए कमेटियाँ, क्यों, मगर मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूँ कि इसमें हमें PTI और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई नाम नहीं आए। फिर हमने ये उनसे कहा कि जो हम नाम आपको दे रहे हैं, जो हमारा शेयर है, वो आप अनाउंस कर दें और हम स्पीकर को पावर देते हैं कि जो पार्टी अपने नाम देती जाए उनको अथॉरिटी हो कि वो
इंक्लूड करते जाए, नाम अनाउंस कर दे, मगर वो अचानक अर्जेंट हो गया, सेशन नहीं हो सका। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, इतना देर नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने नाम नहीं पेश करी थी, उन्होंने आपको कोई वजह इसकी बताई? क्योंकि नहीं, पाकिस्तान वो मुस्लिम लीग उनके नून तो अपने आपके अंदरूनी मसले हैं, अंदरूनी मतलब किसको किस कमेटी में डाला जाए, किसको क्या वो ये तो इंतज़ार नहीं करे कि जब आप मिनिस्ट्रीज़ लेंगे तो फिर बंदर बांट करेंगे पार्लिमानी कमेटी की जो भी उसकी सरबराही होगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बंदर बांट तो नहीं हो सकती, इसमें तो मुकम्मल पार्टी शेयर मिलता है। तो अभी आप उसको फिर रूल आउट नहीं करे। लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर आप लोग मिनिस्ट्रीज़ लेते हैं तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मिनिस्ट्री लेंगे और क्या वो वजारत खारजा की ही लेंगे? जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब की बात है या हम लोगों की बात है, ये फैसला हुआ ही नहीं है। ये परसेप्शन पे ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये हकीकतन हो तो फिर उनका जवाब दे सकता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारी ये है कि जितने सीनियर लोग हैं, कोशिश ये है कि स्टैंडिंग कमेटी में वो न जाएं जो हमारे नंबर जो जिनको 3 साल 4 साल 5 साल हुए वो आ जाएं कमेटीज़ में, हम उनको स्पेस दें, ये ज़रूर डिस्कस हुआ है। अच्छा, यंग लोगों को आप स्पेस देना चाह रहे हैं? कोशिश करते, जो नौजवान तबका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसको आप कमेटीज़ के अंदर लाना चाहते हैं? कमेटी के अंदर जाएं और कुछ सीखें, वहाँ सीखने की बहुत ज़रूरत होती है और बड़ा अच्छा सीखा जाता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये जो आप लोग कमेटीज़ के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे या अगर आप काबीना में हिस्सा लेंगे, ये आप कंडीशनल होगा कि अनकंडीशनल होगा? मैं आपसे ये सवाल क्यों कर रही हूँ क्योंकि आप हमेशा से निजकारी के ख़िलाफ़ रहे हैं, मगर अब ये कहा जा रहा है कि निजकारी होगी और PIA की भी होगी। देखें, हम निजकारी के ख़िलाफ़ हैं, रहेंगे। हम चाहते हैं कि PIA को अगर आपको प्राइवेटाइजेशन करने का शौक़ हो तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें और उसका 51% शेयर जितने भी अदारों को करना चाहते हैं, 51% शेयर गवर्नमेंट को हो, वो 49% प्राइवेट सेक्टर को हो, और जो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो उनको दिए जाए, चलाए, बेहतर चला के दिखाए, कमा के दे। प्राइवेटाइजेशन आप देखें, मैं आपको बताऊं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसी ऐसी चीज़ें मुख्तसर अरसे में बनाई जो शायद आज के नौजवानों को पता नहीं है। हैवी मैकेनिक कॉम्प्लेक्स उसने बनाया, क्यों बनाया कि उसको कामरा बनाना था। कामरा इसलिए बनाई कि उसको इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स बनाना था, हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स बनाना था। स्टील मिल इसलिए बनाई कि उनको सपोर्ट मिले, हैवी मैकेनिक कॉम्प्लेक्स को, इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स को, कामरा को। वो चीज़ें हमने शुगर मिलें बनाई, टेक्सटाइल मिलें बनाई और राइस एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाया, कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाया कि बैलेंस कर सके बिजनेस को। जो प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट सेक्टर है उसको बैलेंस किया जाए, गवर्नमेंट उसको बैलेंस करे। उसकी एक मंतक थी। अच्छा, जो अभी नहीं है। मगर शाह साहब, आप तो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, मगर जो सोशल मीडिया है अब वो हकीकत बन चुका है और उसके ऊपर एक बिल भी पंजाब गवर्नमेंट ने पेश किया है, पंजाब डेफेमेशन बिल 2024, जिसके ऊपर आपके जो गवर्नर हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए, आपके उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि बाकायदा जर्नलिस्ट की बॉडीज़ ये कहती हैं कि जी कदगनें लगाई जा रही हैं आज़ादी इज़हार राय पर। आज़ादी इज़हार राय पे पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। आज नहीं, हम 88 में आए थे तो फर्स्ट टाइम आपको नज़र आया होगा कि मीडिया एक आज़ाद मीडिया की तरह नज़र आई, और वो दिन, आज का दिन हमारी ये सोच है। हम कदगन लगाना नहीं चाहते, ये मीडिया का लेवल है कि वो क्या कहती है, हमें जवाब देना चाहिए। तो डेफेमेशन बिल 2024 के ऊपर आपके गवर्नर दस्तखत करेंगे? मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारी राय तो ये है कि हम इसके हक़ में नहीं है, हम इसके हक़ में वोट भी नहीं देंगे। ठीक। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो जो सिंध के इस वक्त गवर्नर हैं, MQM की रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं, टिसोरी साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसके अंदर कोई तब्दीली आए कि यही गवर्नर हैं, यही देखिए ये कुछ डिस्कशंस ऊपर हुई हैं, ये हमने राइट दिया है मुस्लिम लीग नून को कि वो नामज़ करे। अब वो क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने हाल ही में अपने पार्टी सदर नवाज शरीफ साहब को जो है इलेक्ट किया, उसके ऊपर आपका एक बयान आया
आपने कहा कि जी उन्होंने अदम एतमाद जो है वो उसका इजहार किया है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, यह आपने क्यों कहा? देखें, अदम एतमाद तो नहीं कहा, मैंने कहा ये नहीं करना चाहिए। मियाँ साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है, अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, वो लीडर ऑफ हाउस थे। और 2014 का क्राइसिस भी मेरे ज़माने में हुआ, और जो हुआ वो आपको सामने है। मैंने उसको तजवीज़ दी कि ये करने के बजाय अगर आप ये करें कि आप पार्टी के चेयरमैन बन जाएं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो उनकी है उसके हेड बन जाएं और अब लीडर रहबर बन के पार्टी को चलाएं। ये एक कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये अच्छी रवायत नहीं होगी। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैंने उनकी पार्टी को ये तजवीज़ दी, मैं समझता हूँ बेहतर तजवीज़ थी। कोई जवाब आया आपको मियाँ साहब से? कोई जवाब नहीं। आप ये क्यों कह रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आई कि आप ये क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जब लोग वोट डालने जाते हैं। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं चाहता हूँ। आपकी क्या सोच है इसके पीछे? मेरी सोच ये है कि पार्टियों के अंदर दरारें न पड़े। आपको लगता है कि दरारें हैं? ये देखें, ये चीज़ें होना नहीं भी हो, महसूस किया जा सकता है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? कि कुछ नहीं है, मगर छीनने की क्या ज़रूरत है? कोई वजह है? क्या रीज़न है? क्या मियाँ साहब की बात कोई नहीं सुनता? नहीं सुनता? नहीं, कोई नहीं सुनता। अभी इमरान खान है, वो रहबर है, पर बानी है, उसके बाद ओहदा नहीं है, मगर बात सारी वहाँ से चलती है। अब गोहर है, गोहर बैरिस्टर है, चेयरमैन भी है या प्रेसिडेंट भी है, वो इमरान खान की बात नहीं मानता है। तो नवाज शरीफ की बात कौन इनकार कर सकता है पार्टी के अंदर रहते हुए? तो ये इम्प्रेशन पड़ेगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कमज़ोर हो गए हैं। इम्प्रेशन है लोगों में। अच्छा, लोग डिस्कस करते हैं, आप भी डिस्कस करते हैं। आपने भी ये मेरा तजवीज़ को बड़े गौर से सुना और याद किया और मुझसे पूछ लिया। इसका मतलब है कि लोगों के जहनों में है, जिसको पता ना हो उसको भी पता पड़ जाए। ये डिविजन्स कौन डालता है शाह साहब? आपने तो डिविजन्स देखी है, ये डिवीज़न तो आपको याद होगा कि बेनज़ीर साहिबा जब ताहयात थी तो ये कहा जाता था कि जी जरदारी साहब और बेनज़ीर साहिबा नॉट ऑन द सेम पेज। फिर सदर लगारी और जो बेनज़ीर साहिबा के दरमियान हुआ वो भी सबको वो तो खुली बात थी। खुली बात थी ना। वो तो ये कौन डालता है डिविजन्स पार्टी के अंदर, क्यों डालता है? ये अपनी अपनी ख्वाहिशात की बेजिगरी है। ख्वाहिशात होती है कि पावर मेरे पास होना चाहिए। जैसे अल्लाह मग़फ़िरत में तो दुआ कर सकता हूँ कि उसकी ख्वाहिशात थी कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास 58(2)B की पावर है, मेरे पास अथॉरिटी है। तो वो उसको प्रॉब्लम में क्रिएट में होता है। उसको कोई उस वक्त कहने वाला लगारी को कोई नहीं था कि तुम और बेनज़ीर अलग अलग हो जाओ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। एक बात अब की जा रही है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बन जाना चाहिए, उनको पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आपकी क्या थिंकिंग है? आपने तो उनके साथ काम किया है, आप सीनियर लीडर हैं। मेरे ख्याल में मैं बड़ा क्लियर हूँ कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो उसको रहना चाहिए, वो तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी, ये बड़ा ख़तरनाक स्टेप होगा। फिर पार्टी हुकूमत जो है वो सच्ची बात है फिर ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी। कोई कहेगा ये, कोई कहेगा ये, हम नहीं कहेंगे, हम उनके फैसले के साथ चलेंगे, मगर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आप ये समझते हैं कि कुछ और सियासी जमातें आपके जो इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत के, वो ब्लैकमेल करेंगे अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब? तो अब क्यों नहीं करेंगे? शहबाज शरीफ साहब के होते हुए क्यों नहीं करेंगे? हम कहते हैं कि एक मरतबा फैसला हुआ है, रोज़ रोज़ चेयर बदलना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। उनकी पार्टी अगर कोई ऐसा फैसला करती है तो वो अपना फैसला करके हमें बताए, हमारी पार्टी को बताए कि हमारी पार्टी के अंदर ये फैसला हुआ है, आप हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, तो फिर हम बताएंगे आपको। शाह साहब, बजट आने वाला है और जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर है आप तो बखूबी जानते हैं कि पार्लिमानी कमिटीज़ के अंदर से होके फिर पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होता था। इस बार नहीं हो रहा है। इस बार होगा। इस बार नहीं हो रहा है, उसका टाइम ही नहीं बचा। कमेटी बैठेंगी, बजट आएगी, वो चली जाएगी कमेटी के अंदर। पहले तो पहले जाता था ना, पहले भी जाता था, बाद में भी गया है कई मरतबा, स्पीच के बाद भी गया है। मगर मैं आपको मुलाज़ा बताऊँ, ये जो जितनी बातें भी आपने की ये मौजूदा हालात के तहत ठीक है, मगर व्हाट अबाउट इशूज़, जो बेसिक इशूज़ हैं हमारे मुल्क के, उस पर हम क्या सोच रहे हैं?
ये तो सोचें कि उसने पार्टी के अंदर सदारत संभाल ली, वो सदारत नए वज़ीर आज़म बनेंगे, फलाना क्या करेगा, जुडिशरी और के अंदर क्या होगा, मुल्क में अदारों की क्या पोजीशन होगी। ये तो ठीक है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मगर असल बात है इशूज़ की कि मुल्क के जो इशूज़ हैं उन पे डिस्कस क्यों नहीं हो रहा। मसलन इस वक्त सबसे ज़्यादा मैशत का इशू है। मैशत का इशू क्यों बन रहा है? हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 मसला आपसे मैं पूछता हूँ, कौन सा है? बहुत सारे मसले कौन से बताए, नंबर 1 कौन सा है? डेट है, हमारी इतनी बड़ी फॉरेन डेट है, ये नंबर 1 है जी। और मैं ये समझती हूँ कि सिविल मिलिट्री बहुत बड़ा इशू है। उसके ऊपर शाह साहब आप सियासतदान बात करेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी ना। मैं कहता हूँ यही है ना, आप भी यही समझती हैं, मगर मैं समझता हूँ इस मुल्क की सबसे बड़ा इशू जो है वो पॉपुलेशन है। हाँ, आप बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं और ये बात दुरुस्त है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ, 2040 में आपकी पॉपुलेशन पता है कहाँ तक पहुँचेगी इसी रेशो के साथ अगर हम चले? नहीं, आप 40 करोड़। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, प्लानिंग ही नहीं कर सकते। ये प्लानिंग ही नहीं कर सकते। ये सारे क्राइसिस जड़ जो है बीमारी की, ये पॉपुलेशन है। जब 11 करोड़ पॉपुलेशन थी तो ज़रा हम बेहतर पोजीशन में थे, कुछ न कुछ बेहतरी थी, हम चल सकते थे, एक्सपोर्ट हो सकती थी, रेमिटेंस आ सकता था। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस मैशत को इस बड़ी पॉपुलेशन में आप कभी नहीं संभाल सकते। मगर देखिए शाह साहब, ये तो आपको विमेन एम्पावरमेंट तो करनी पड़ेगी ना। आप देखें बांग्लादेश ने कैसे कंट्रोल किया। आप जहाँ हैं सखर के अंदर, वहाँ पे तो जिरगे इस तरह के फैसले कर देते हैं कि छोटी बच्चियों की शादी करा दो 70 साल के बूढ़े के साथ। तो वो भी इस तरह के फैसले जहाँ हो रहे होंगे, वहाँ पे क्या आपकी मईशत बहाल होगी? मैं आप ज़रा थोड़ा सा और हट के बात कर दी इशूज़ पे। यही बहुत बड़ा इशू है। नहीं, ये है, अगर आप ख़वातीन को तस्लीम ही नहीं कर रहे अपनी आधी पॉपुलेशन को, तो आप कहाँ तरक्की करेंगे? जिस मुआशरे में 51% मुआशरा काम में न हो, एग्जीक्यूटिव पोजीशन में न हो, वो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अगर आप उनकी बचपन में ही शादी कर देंगे तो उसको कहाँ मौका मिलेगा पढ़ने का, लिखने का, मैं वही कह रहा हूँ। अब मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखता हूँ, और ये बात तब कर रहा हूँ कि आपके 51 पॉपुलेशन का 3% वुमेन जो है वो काम करती है, बाकी 48% काम नहीं करती, घर में बैठ के रोटी बनाती है, पानी भर के आती है, आग जलाती है। तो उनको आप मौका दें पढ़ने का? आप नहीं, मौका ये पीपल्स पार्टी इस बात पे बिलीव करती है कि आपका मुल्क तरक्की तब करेगा जब सब मिल के काम करेंगे। इसलिए मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको जस्ट जोक समझ लें, हकीकत समझ लें, आज सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ ऑफिसर्स है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। DSP भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में लेडी है, 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स वो लेडीज़ हैं मेरे पास, मगर हमने उनको वेलकम कहा है, हमने ये नहीं कहा कि ये भेज दिए आपने। मगर तो फिर शाह साहब उनको आप ये भी बताइए कि किस तरह जिरगों के फैसले आ रहे हैं और वहाँ पे छोटी बच्चियों की शादियाँ कराई जा रही हैं। वुमेन यूनिवर्सिटी उनको आप ये पब्लिक सेक्टर उनसे पूछें कि ये कैसे हो रहा है। पब्लिक सेक्टर की सिंध में पहली वुमेन यूनिवर्सिटी सखर में है जी। तो शाह साहब आप विजिट ज़रूर करें। मैं ज़रूर करूँगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ का नोटिस भी लेंगे जो ये जिरगों की इस किस्म के फैसले आ रहे हैं। आपने जब मुझे आते ही बताया तो मुझे क्योंकि पता नहीं मैं यहाँ हूँ, तो मैंने मालूम करने के लिए उसी वक्त इंस्ट्रक्शन दिए कि मुझे मालूम करके दो क्यों। मगर चूँकि अनफॉर्चुनेटली कोई बंदे डर के मारे हमारे पास आता नहीं जी। तो चूँकि आपने इश्यूज़ की बात की है और आपकी गहरी नज़र रही है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और जोड़ तोड़ की सियासत के अंदर भी आपने हिस्सा लिया है, अब आपको उसके बारे में पूछेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। हमारे साथ हैं खुर्शीद शाह साहब, कहीं ना जाइएगा, फिर से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब के ऊपर। शाह साहब, आपने देखा कि किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को रिलीफ दी है, फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सरजनिश भी की है कई केसेस के अंदर, और मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये एक बयान आया, उन्होंने कहा आर्मी और जुडिशरी में जंग छिड़ गई है। आप कैसे देख रहे हैं मामलात को? क्या मामलात इस तरफ जा रहे हैं? मुस्तफ़ा कमाल साहब ठीक कह रहे हैं? ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। अल्लाह ना करे कि हमारे अदारों में जंग छिड़ जाए। जंग छिड़ गई अदारों में तो कोई नहीं बचेगा।
तो इसलिए हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये अदारे आपस में एक पेज पे होंगे तो ये रियासत के फ़ायदे में है, किसी शख्सियत के फ़ायदे में नहीं है। शख्सियतें आती हैं चली जाती है। आप मुड़ के देखें, बहुत बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े बड़े लीडर थे दुनिया के, वो आज नहीं है, मगर उनके जो अल्फाज हैं या उनकी थ्योरीज़ हैं या उनका अमल है या कौल है, वो आज भी आपके सामने है। मगर शाह साहब, मौजूदा हालात में आप जैसे जो सीजन्ड सियासतदान हैं, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अब मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि बिल्कुल कई लोग कहते हैं, तज्जिया निगार कहते हैं कि जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आके कई केसेस के अंदर खड़े हो गए। इसके अंदर से आप क्या तजवीज़ करेंगे? चूँकि पीटीआई एक तरफ से कहती है कि हम JUIF से तो बात करेंगे, मगर हम पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM से बात नहीं करेंगे। नहीं, देखें, पीटीआई मैं क्यों कहूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो भी है, जैसे भी बनी है, मगर अब पार्टी है, ठीक है। उनकी शिकायत आर्मी के ख़िलाफ़ भी है, बहुत ख़तरनाक। उनको बनाने वाले भी वही हैं, लाने वाले भी वही हैं, पंचर लगाने वाले भी वही हैं, सारे कुछ वही है, और ख़िलाफ़ भी वो उनके बोलते हैं। सियासतदानों ने कोई पंचर नहीं लगाया, पीपल्स पार्टी ने कोई उनको पिन भी नहीं लगाई, मगर मौलाना साहब की स्पीचेज उठा के देख लें और इमरान खान की स्पीचेज दिखा के उठा के देख लें, कैसे दुपट्टा वो सर पे रखता है, कैसे वो नखरा करता है, किस तरीके से मौलाना साहब उसको कहता है, क्या कहता है मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। आज वो उनके साथ बातें कर रहा है, तो उसकी नीयत से समझ लें कि वो नहीं चाहता कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, वो चाहता नहीं है। उनके लिए ब्लेसिंग है जेल। वो जो अपने गर्दन पे बाल्टी रख दे, उनके लिए तो जेल तो बड़ी बाल्टी है। तो अल्लाह करे वो अपने कौल और फ़ैल पे अमल करे, उसमें फ़र्क ना आए, मगर पाकिस्तान को सामने रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बुरे में बुरे वक्त में हमने बाडियाँ उठाई हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने उठाया, मोहतरमा को हमने उठाया, मगर हमने ऐसी बातें कभी नहीं की। अपने हमारे लोगों ने, वर्करों ने खुद को जलाया, पर किसी अदारों को नहीं जलाया। हम जला सकते थे उस वक्त, कह सकते कि ज़ियाउल हक ने ये बड़ा जुल्म कर दिया, जो आज साबित हो गया। हम आज भी कुछ कर सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे कि ज़ियाउल हक की कब्र को उठा निकाल के फांसी दी जाए। मगर शाह साहब, कत्ता कलामी माफ़, अगर हालात इसी तरह चलते रहे और इनको रिलीफ मिलती रही अदालतों से, तो फिर तो देयर विल बी पॉइंट जहाँ पे एक क्राइसिस हो जाएगा। मैं एज ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल वर्कर, पाकिस्तान का एक फर्जन के हैसियत से दोनों अदारों से ये कहूँगा कि ज़रा समझ के चलें। ये बहुत नाजुक वक्त है। दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में फ़लस्तीन और जो इज़राइल का मसला है, ये किस आग में हमें झोंकेगा और क्या होगा। रशिया की पोजीशन क्या होगी, चाइना की पोजीशन क्या होगी, ईरान की पोजीशन क्या होगी, इंडिया की पोजीशन क्या होगी, हमारी पोजीशन क्या होगी, मिडिल ईस्ट की पोजीशन क्या होगी, यूरोप कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका कहाँ खड़ा होगा। इन हालात में अगर हमारा पाकिस्तान अंदरूनी जंगों में छिड़ जाएगी, पॉलिटिकल जंगें छिड़ जाएंगी, हम एक पेज पे नहीं होंगे, तो हम किस तरीके से मुल्क का दफा कर सकेंगे। आपको लगता है कि जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरारें हैं? देखें, ये जितनी बातें हैं वो नज़र तो आती हैं, नज़र आती हैं, आप भी कहती हैं डिस्कस हो रहा है, मगर ये नहीं होना चाहिए, है भी तो नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट जरदारी भी एक रोल अदा कर सकते थे। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को संभल के मूव करना चाहिए कि ये हमारी रियासत है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी की बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन लोगों ने बड़े अहम फैसले किए और आर्मी ने भी बड़े अहम फैसले किए। ये बुनियाद गड़बड़ की पड़ी किधर से, कहाँ से? 1958 से। अच्छा, आप अब माजी में जा रहे हैं? माजी में इसलिए जा रहा हूँ कि एक पौधा लगाया जाता है आज, फल वो उठाता है। दुरुस्त। अगर मैं बात करूँ मलिक रियाज साहब की, वो अब ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि जी मलिक रियाज वो कहते हैं कि जी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मेरे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि मैं वादा माफ गवाह बनूं एंड ओवर माय डेड बॉडी में बनूंगा। तो
आप इसको कैसे मुझे, देखते हैं? क्योंकि मैंने नहीं देखा है, इस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अच्छा, जो एक और हमारे साबिक सदर हैं, उनका भी मैं बयान आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके ऊपर भी आपसे रिएक्शन लेंगे। छोटा सा वक्फा भी शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब के ऊपर। शाह साहब, जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी फ़ौज के लिए अच्छा नहीं कि लोगों की जो ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहे हैं। वहाँ पे ये भी पता नहीं चल रहा कि जी उनको राइट टू फेयर ट्रायल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप तो नैब के कोर्ट्स भुगत चुके हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा कहते हैं कि ख़तरनाक हैं। ये भी नहीं पता चलता कि जी उनको कोई वकील भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उनके माँ बाप बाहर आके कहते हैं कि जी हमने तो अपने बच्चे को साल हो गया देखा ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से राइट टू फेयर ट्रायल की बात की, हमने की है, अब भी कह रहे हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए। और जो कानून के अंदर है, उन कानून के अंदर ये भी है कि जो हमारी मिलिट्री एसेट्स है, अगर कोई उस पर हमला करता है तो उनके लिए कानून बिल्कुल अलग है। वो उस कानून में अगर ये गुंजाइश है कि उनको ट्रायल करनी पड़ती है तो वो कर सकते हैं। सिविलियंस का तो कभी ट्रायल इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जो हुआ। अगर ये सिविलियन कोई किसी चीज़ पे हमला कर दे, किसी ऐसे एसेट्स पे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मजबूत तरीन हो और उस पर अटैक किया जाए तो वो तो हो सकता है। आप समझते हैं चूँकि तरमीम लाई गई और तरमीम के नतीजे के अंदर सिविलियंस को ट्रायल किया गया मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, ट्रायल फेयर ट्रायल होना चाहिए। सर फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। फेयर ट्रायल के तकाजे ये होते हैं कि वो कैंगरू कोर्ट्स नहीं होते, वो खुले कोर्ट्स होते हैं। मैं और ये वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। उनको अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त होनी चाहिए, वो अपने ख़ानदान वालों से मिल सकें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं होना चाहिए, मिलना चाहिए, ट्रायल देनी चाहिए, फेयर ट्रायल देनी चाहिए उनको, मगर उसमें जो कानून हमें इजाज़त देता है उस हद तक होनी चाहिए, कानून से बाहर नहीं होना चाहिए। अभी ख़वातीन की लिस्टों की ये डिस्कशन हो रही है, केस चल रहा है, उसके अंदर कानून है, प्योरली कानून है। कानून के अंदर जिस पार्टी ने कोई नाम दिया हो तो उसको काउंट किया जाता है, जिस पार्टी ने कोई नाम ही नहीं दिया हो उसमें कानून के अंदर उनको सीटें नहीं मिल सकती, चाहे उनके सीटें आ भी जाए। क्योंकि ये मेरी आपको मिसाल दूँ 2013 की, 2013 में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने 23 नाम दिए थे, बाद में उनकी सीटें बढ़ गई, पंचर लगा या क्या लगा, सीटें बढ़ गई तो उनको फिर 9 सीटें और दी गई। मगर इससे पहले 18वीं तरमीम से पहले जिसकी जितनी सीटें थी उनको उतनी सीटें दी गई। फिर 18वीं तरमीम में ये चेंज लाया गया जी। मगर जिस पार्टी ने अप्लाई नहीं किया हो, सीटें के नाम ही नहीं दिया, एक नाम भी नहीं दिया हो, तो इस कानून के अंदर बड़ा क्लियर है कि वो क्लेम नहीं कर सकते। मगर देखिए अदालतों में ये मामला चल रहे हैं। मेरी सारी चीज़ें, आप टाइम नहीं है आपको पता है, मगर मेरी आपके थ्रू सारी चीज़ें को देख लिया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा। अदलिया हो, जुडिशरी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासतदान हो या पार्लियामेंट हो, ये अपनी अपनी जगहों पे खड़े रहें। मगर मेरी एक गुजारिश है आपसे भी कि हम इश्यूज़ पे जो ख़तरनाक इश्यूज़ हैं, मुआशी इश्यूज़ हैं हमारे, उन पे हम डिबेट करें। मैं यकीन से कहता हूँ मुनेज़ा कि पाकिस्तान डूब नहीं सकता, मतलब शाह साहब एक सवाल मुझे करने दें, चूँकि बात बहुत हो रही है ग्रैंड डायलॉग की, आपके कॉलीग्स कर रहे हैं ये बात कि जी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए तमाम सियासी जमातों के अंदर, जुडिशरी के अंदर, मीडिया के अंदर, यहाँ तक कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। कैसे हो सकता है ग्रैंड डायलॉग जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट से, जो बाकायदा ओथ लेके आते हैं कि हम सियासत की बात नहीं करेंगे, तो फिर आप उसको आइन के अंदर कैसे? ग्रैंड डायलॉग सियासतदानों में तो हो सकता है, जुडिशरी का चीफ जस्टिस हमारे डायलॉग में नहीं बैठ सकता, पार्लियामेंट में तो आ सकता है, वो पार्लियामेंट में किसी इश्यूज़ पे वो डिस्कस कर सकता है, मगर ग्रैंड डायलॉग में चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप बिल्कुल सही कहती हैं, उनका तो ओथ है कि हमारा पॉलिटिक्स पर कोई ऐसा नहीं है, मगर ऑफ द रिकॉर्ड ग्रैंड डायलॉग को सपोर्ट दे सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड सपोर्ट दे सकते हैं, बैठ नहीं सकते।
मुझे ये बताइए, आपको नज़र आ रहा है, आपने तो सियासत बड़ी अरसे से देखी, क्या आपको लग रहा है कि जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, हम ग्रैंड डायलॉग करने के करीब भी हैं, ये मुमकिन भी है? ये मुमकिन बिल्कुल हो सकता है अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों सर जोड़ के बैठ जाएं और बिल्कुल साफ़ और शफाफ माहौल को आगे ले जाएं तो हो सकता है। किस तरह साफ़ और शफाफ माहौल को आगे लेके जाएं, क्या करें वो जब बैठेंगे तो एक दूसरे को बता सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, हमारी जुरिडिक्शन क्या है, आपकी जुरिडिक्शन क्या है, पार्लियामेंट की जुरिडिक्शन क्या है। मगर डायलॉग पीटीआई तो कहती है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेगी, तो अब उसको आप क्या कर सकती है जब वो इस्टेब्लिशमेंट जो जिसकी शिकायत है, जिस हकीम से दवा लेते हैं, वो का एक मिसाल है, तो उसी से आप फिर जब दवा लेने जाएंगे तो फिर तो ये कुछ न कुछ तो होगा। अब ये बात वही कह रहा है। ठीक, तो शिकायत हकीम से है, फिर जाना भी हकीम गलुंडे के पास है। फिर आपको कोई और हकीम ढूंढना चाहिए। हकीम ढूंढना चाहिए या हकीम की दवा ढूंढनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह साहब, आपने हमें ये कीमती इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच।